Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected students. We are from A Plus School System. Today, our physics lecture number 4 from 10th class from chapter number 10. Our today's topic is damped oscillations and wave motion. First of all, we will take a review about our previous lectures. In our last lectures, we discussed following points: definition of simple harmonic motion, motion of mass attached to the spring, ball and bowl system, motion of simple pendulum. All these examples were discussed. In today's lecture, we will discuss in detail, first of all, important features of simple harmonic motion, definition of some important terms. These are vibration, time period, frequency, amplitude. इसके बाद we will discuss damped oscillation with example and wave motion with some activity. Now, our first question is important features or characteristics of simple harmonic motion. Important features of simple harmonic motion are given below. Number 1. A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position. जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करे वो फिक्स पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट करता है. सेकंड पॉइंट इज इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. इसकी एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हुआ करती है, इसकी डायरेक्शन. थर्ड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स displacement from the mean position. It means acceleration will be zero at the mean position and will be maximum at extreme position. थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करेगी टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. बॉडी की मीन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यानी इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे. उसकी वजह कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन पे जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी ज्यादा से ज्यादा होता है. इसी बिना पर एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पर जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा, मैक्सिमम. इसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन. यानी वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन पे जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी. इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करते हैं कुछ. फर्स्ट टर्म है वाइब्रेशन. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वन वाइब्रेशन. सेकेंड डेफिनेशन इज टाइम पीरियड. The time taken by a vibrating body to complete one vibration is called as its time period. इसको डायग्राम से हम समझते हैं. इस डायग्राम में नोट करिए, ये वाइब्रेट करता हुआ बॉडी यहाँ से चलेगा और घूमकर दोबारा यहीं पे वापस आया तो हम कहेंगे कि इसने, यानी मूव करता हुआ वापस यहीं पे आया तो हम कहेंगे इसने एक राउंड ट्रिप पूरा किया, एक वाइब्रेशन पूरी की. अब इस एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड का नाम दिया जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड F इज इक्वल टू 1/T. इसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एम्पलीट्यूड की. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड. डायग्राम से हम इस बात को समझते हैं. फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेट करता हुआ बॉडी एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस पूरी करता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा हुआ करता है, रेसिप्रोकल होता है. इसलिए फॉर्मूला भी इसका क्या है? F इज इक्वल टू 1/T. जबकि एम्पलीट्यूड, अगर बॉडी को छोड़ा जाए तो ये अपनी बिल्कुल स्टार्ट में देखें तो मीन पोजीशन जो दरमियान में, जैसे मैंने डायग्राम में ये रेड कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर इसको एक तरफ लेके जाएं, जितना एक्सट्रीम पोजीशन तक एक तरफ आप ले जाएंगे वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा. इसको हम आमतौर पे A से या X से शो करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन डैम्प्ड ऑसिलेशन विद एग्जांपल.
अब डैम्ड ऑसिलेशन को समझते हैं। द ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज डैम्ड ऑसिलेशन। किसी रेजिस्टिव फोर्स की गैर मौजूदगी में किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो ऑसिलेशन हैं उसे हम डैम्ड ऑसिलेशन का नाम देंगे। यानी रेजिस्टिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन हो सकती है, फ्रिक्शन की मौजूदगी में वाइब्रेट करता हुआ बॉडी इन द एंड क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है, लो डाउन होता जाता है और इन द एंड रुक जाता है। इस तरह की ऑसिलेशन को हम डैम्ड ऑसिलेशन का नाम देंगे। डैम्ड ऑसिलेशन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस ऑसिलेशंस में, डैम्ड ऑसिलेशन में वाइब्रेट करता हुआ बॉडी, इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो रही होती है प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस होती है एज शोन इन द फिगर। अब हम इस फिगर में देखते हैं, इसमें हमने एक वाइब्रेट करते हुए बॉडी के ऑसिलेशंस को, डैम्ड ऑसिलेशन को ग्राफ की सूरत में शो किया है। ग्राफ है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब इसमें एम्पलीट्यूड को ये ब्लू कलर की लाइन से हमने ये शो किया है, जो आहिस्ता 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 जिसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और ये देखें ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। इस तरह के ऑसिलेशंस जिनमें मौजूद होंगी उसे हम बोलेंगे उस तरह की ऑसिलेशंस को डैम्ड ऑसिलेशन। और आमतौर पे इसकी एग्जांपल में आ जाता है शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ी या मोटरसाइकिल के अंदर जो शॉक्स लगे होते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है, ये शॉक्स जो हैं झटके को बर्दाश्त करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, बेसिकली ये डैम्ड ऑसिलेशन शो करते हैं अपने आप में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेव मोशन इन डिटेल बाय एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी से वेव मोशन को शो करें। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वेव आ जाती है। A wave is a disturbance in the medium. Wave किसी मीडियम में मौजूद ऐसी डिस्टर्बेंस है which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion, जिसकी वजह से वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से इर्द-गिर्द वाइब्रेट करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वक्त के बराबर वक्फों में ये वाइब्रेट करते हैं। यानी वेव क्या है, मीडियम में पैदा होने वाला एक खलल, किसी भी मीडियम में आया भी डिस्टर्बेंस, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं इक्वल इंटरवल्स के साथ। डायग्राम में आपको ये दिखाया गया एक टैंक जिसके अंदर पानी के साथ ही हमने इसमें एक पेंसिल डिप की है जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और कॉर्क इस डिस्टर्बेंस से जो वेव बनेगी उसे फील करता है। ये हमारी एक्टिविटी है, डायग्राम में सामने दिखाया गया। अब इसको पढ़ते हैं, क्या बताता है इसमें। डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर। पानी के टब में पेंसिल के एक एंड को डिप करें एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली, इसे ऊपर नीचे मूव करें। डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। पानी के अंदर लहरें, बड़ी बड़ी लहरें या वेव्स बनेंगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगी, विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से आगे जाएगी। when the waves reaches a small piece of cork, जब ये waves cork तक पहुंचेंगी, floating near the disturbance, it moves up and down about its original position while the wave will travel outward. cork ऊपर नीचे मूव करेगा जबकि wave आगे को मूव करेगी। so the net displacement of the cork is 0. the cork repeat its vibratory motion. cork का net displacement 0 हुआ, और यानी अपनी जगह पे इन एंड ही रहेगा, लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे मूव करेगा। तो कॉर्क रिपीट इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कॉर्क मीन पोजीशन से इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव मोशन में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, आज के लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने अपने लेक्चर को 3-4 दफ़ा पढ़ना है इस लेक्चर को, और फिर इन पेजेस को कंसल्ट करना है, जिनमें फर्स्ट पेज में यहाँ से फीचर्स जो अगले पेज तक यहाँ तक जाएंगे, फिर इसके बाद ये डेफिनेशंस आ गई, इसके बाद डैम्ड ऑसिलेशन का टॉपिक। इस टॉपिक को आप अगले पेज के ऊपर यहाँ से डेफिनेशन भी देख सकते हैं, और ये बाकी सारा एग्जाम्पल और सारी डायग्राम्स इसमें है। इसके बाद वेव मोशन की एक्टिविटी यहाँ से ली गई है, और इस अगले पेज से इसकी ये डेफिनेशन उठाई गई है। थैंक यू वेरी मच, आई होप सो। इसको याद करने में 3-4 दफ़ा देखें, आपको समझ में आएगा, याद करने में भी आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।